हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। आज हम पोटेंशियोमीटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे और साथ के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो सबसे पहले यहां से शुरू किया जाए तो बता दूं, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर accurate potential difference and EMF of cell। पोटेंशियोमीटर, यहां से आपको पता तो चल गया होगा कि डेफिनेशन क्या है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पर आपने गौर फरमाया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस के आगे मैंने एक शब्द लिखा है, उस पर मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। क्या यहां पर मैंने एक शब्द लिखा हुआ है, एक्यूरेट। तो बच्चों, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वो भी कैसा बच्चों, एक्यूरेट। यहां पर मोस्ट आईएमपी लाइन यही है, ये एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो आप कहेंगे सर मैंने कहीं सुना हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक और डिवाइस मेजर करता है। हाँ बच्चों, आपने सही सुना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर वोल्टमीटर भी करता है। पर बच्चों, वोल्टमीटर में कुछ कमी होती है। कुछ कमी क्या होती है ये आपको मैं बताऊंगा आज पूरे लेक्चर में। तो वोल्टमीटर जो होता है वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता, याद रखिएगा। जब भी वोल्टमीटर रीडिंग दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती, वो थोड़ी सी स्लाइटली कुछ ना कुछ उसमें एरर होती है। जबकि पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग देता है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो एक्यूरेट होती है। क्यों होती है, सब कुछ आज क्लियर करेंगे। इसलिए यहां पर एक नोट करने वाली बात है कि ये क्या करता है, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, साथ के साथ ईएमएफ ऑफ सेल भी मेजर करता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो बच्चों, पोटेंशियोमीटर क्या होगा, पोटेंशियोमीटर इज एन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सुन ले, पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन हमेशा आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है। क्या कि पोटेंशियोमीटर इज डैश, तो डैश में क्या आएगा, पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर होता है। आइडियल क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि वोल्टमीटर जो होगा वो क्या मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पर वोल्टमीटर जो होता है उसमें कुछ कमी होती है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक्यूरेट मेजरमेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस का। कैसे करता है, क्या करता है, सब कुछ आज टॉपिक में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का मैंने यहाँ पर लाइन लिखवा दी, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। अब मैं इसका क्या करने जा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, जिससे और क्लियरिटी होगी कि पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है, सुंदर है या बदसूरत है। बच्चों, बदसूरत कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूँ, आपकी आंख खूबसूरत होगी या बदसूरत, देखने वाले का नज़रिया होता है। तो चलिए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा पोटेंशियोमीटर का। तो बच्चों बता दूं, पोटेंशियोमीटर में सबसे पहली बात यह है कि पोटेंशियोमीटर में एक क्या होता है, प्राइमरी सेल। क्या होता है बच्चों, प्राइमरी सेल। याद रखिएगा, मैं सब डायग्राम बताऊंगा तो आपको पहले बता दूं, पोटेंशियोमीटर में एक प्राइमरी सेल होता है जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों, मेन सर्किट भी कहते हैं। कौन सा सर्किट, ये मेन सर्किट के अंदर होता है। प्राइमरी सेल के बाद जो होता है पोटेंशियोमीटर वायर होता है, पोटेंशियोमीटर वायर होता है। और ये वायर जो होगा यूजुअली 4 से 10 मीटर लॉन्ग होता है। कितना बच्चों, 4 to 10 मीटर लॉन्ग होता है, इसे हम देखेंगे। और साथ के साथ में यहाँ पे डायग्राम जैसे से बनाते जाऊँ आपको समझ में आते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, ए पॉइंट लिया है, ये ए पॉइंट है।
और ये ए से एक वायर गया है। ये वायर जो होता है वो कितने वायर जो होगा वो इस वुडन बॉक्स पे बंधा हुआ होता है। ये होता है 100 सेंटीमीटर का। सर 100 मतलब 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो आप कहेंगे कि सर ये तो आपने भी कहा 4 से 10 मीटर का होता है। हाँ बच्चों, अभी मैंने 100 सेंटीमीटर बनाया, 1 मीटर बनाया, अभी और बनाऊंगा, देखिएगा। तो बच्चों ये 100 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद यहाँ पे एक और, ये कितना हो गया बच्चों टोटल 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर के बाद ये वायर और जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर के बाद ये वायर और गया तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। कितना हो गया बच्चों 400 सेंटीमीटर। और ये 400 सेंटीमीटर के बाद और जाएगा, ये जाते जाएगा, क्योंकि मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि मिनिमम 4 मीटर लंबा होता है और मैक्सिमम 10 मीटर। आपके स्कूलों में भी जो पोटेंशियोमीटर पे आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लगभग 7 या 8 मीटर लंबा होता है। तो अभी यहाँ पे बताने के लिए मैं 5 मीटर या 6 मीटर बना देता हूँ जिससे क्लियरिटी हो। तो ये कितना हो गया बच्चों 500 सेंटीमीटर, और इसे और लंबा खींच दें तो ये कितना हो गया, बस करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो ये कितना हो गया बच्चों 600 सेंटीमीटर। ये वायर हो गया, इसको मैंने ए नाम दिया था, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे ब्लू पेन से बना दूँ ए नाम, और इसे क्या दे दूँ बी नाम। ठीक है, तो ये तो हो गया, क्या हो गया पोटेंशियोमीटर वायर, जो कि कितना लंबा है 4 से 10 मीटर। अब इस वायर से क्या कनेक्टेड होता है देखिएगा, इस वायर से एक रियोस्टेट कनेक्टेड होता है। सर रियोस्टेट हमने पहली बार नाम सुना है, तो मैं बता दूं जिसने पहली बार नाम सुना है, रियोस्टेट का मतलब होता है ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया रियोस्टेट। अभी रियोस्टेट से कनेक्टेड होती है एक सेल, जिसे हमने अभी कहा था, इस सेल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल। तो इस सेल को मैं एक काम करता हूँ, नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, एक्स नाम देता हूँ, जिससे याद रहेगा कि प्राइमरी सेल कौन है, एक्स है। ठीक है, तो प्राइमरी सेल इसकी पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक स्विच होता है, स्विच, और स्विच के बाद स्विच से कनेक्टेड होता है ये ए पॉइंट। क्या कनेक्टेड होता है बच्चों, ए पॉइंट। इसे मैं एक बार और बनाऊंगा, अभी पहले समझ लीजिए। अब ये तो क्या हो गया, ये जो ए से लेके बी तक जो हो गया वो पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, एक्स जो हो गया वो प्राइमरी सेल हो गया, आर एच रियोस्टेट हो गया, और ये स्विच हो गया जिसे मैं K1 नाम देता हूं। अब ये जो हो गया, ये तो हो गया प्राइमरी सर्किट। इसे पूरे को क्या कहते हैं, प्राइमरी सर्किट कहते हैं। इस पूरे को प्राइमरी सर्किट कहते हैं। और एक काम करता हूं मैं, एक्सटर्नल सर्किट को मैं रेड पेन से बना देता हूं। ये रहा एक्सटर्नल सर्किट, जिस सेल का आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ये रहा वो सेल जिसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है, जिसे मैं प्लस माइनस ई बोल देता हूँ। ठीक है, तो इस सेल से क्या कनेक्टेड होता है, इस सेल से फिर से एक स्विच कनेक्टेड होता है जिसे मैं K2 नाम देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये स्विच को मैंने K2 नाम दे दिया, और K2 से कनेक्टेड होता है एक और वायर, और इस वायर से कनेक्टेड होता है, कौन कनेक्टेड होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्टेड होता है, गैल्वेनोमीटर। तो सर गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि क्या क्या चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एक जो है प्राइमरी सेल है, और ई तो है हमारा, ई जो है वही तो है अननोन सेल, जिसका ईएमएफ अननोन सेल whose EMF has to be found। ठीक है, इसका मतलब क्या है भैया, हैज़ टू बी फाइंड आएगा ना, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है मेरी। ठीक है, तो हैज़ टू बी फाइंड, इसका मतलब ये है कि ई जो है वो एक्सटर्नल सेल है, एक्सटर्नल सेल है। यहाँ पर लिख दिया मैंने अननोन सेल या एक्सटर्नल सर्किट। ये एक्सटर्नल सर्किट है जिसका ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है। वहाँ पे फिर से हमने एक स्विच लगा दिया और जी लगा दिया, और जी से हमने लगा दिया है क्या बच्चों, याद कीजिए, सिंबल किसका है, जॉकी का। बिल्कुल, यहाँ से कनेक्ट कर दिया है एक जॉकी। क्या कनेक्ट कर दिया है बच्चों, जॉकी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो है पोटेंशियोमीटर का पूरा डायग्राम है। ये जो ब्लैक पेन से बना रखा है, जो ब्लैक पेन से बना रखा है उसका नाम सुनिएगा। रुकिएगा बच्चों, थोड़ी इंक गिर रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा वापस बता दूं। ये जो ब्लैक पेन से बना रखा है, मैंने उसको ब्लैक पेन से मैं कर देता हूं। तो ब्लैक पेन से जो बना रखा है उसे बोलते हैं हम प्राइमरी सर्किट। क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमरी
सर्किट, ये जो ब्लैक पेन से पूरा जो बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट के अंदर प्राइमरी सेल भी आ गया और स्विच भी आ गया और रियोस्टेट भी आ गया और पोटेंशियोमीटर वायर भी आ गया, ये प्राइमरी सर्किट है। और ये जो रेड पेन से मैंने जो बनाया है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट। क्या कहते हैं बच्चों, नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, एक्सटर्नल सर्किट। क्या नाम है बच्चों, एक्सटर्नल सर्किट। और ये जो है ये वायर जो ए से लेके बी तक चल रहा है, ये वायर जो है वो क्या है, ए से बी तक जो चल रहा है वो पोटेंशियोमीटर वायर है। मैं फिर से यहाँ पर लिख भी देता हूँ जिससे क्लियरिटी बनी रहे आपके डायग्राम में। तो ए से बी तक जो वायर है वो है पोटेंशियोमीटर वायर। क्या है बच्चों, पोटेंशियोमीटर वायर। अब देखिए ये डायग्राम जो है ये एक्चुअल डायग्राम है। एक्चुअल डायग्राम मतलब कभी आप पोटेंशियोमीटर पर कभी एक्सपेरिमेंट करते तो आप ऐसा देखेंगे कि हाँ एक वुडन बॉक्स बना हुआ है, एक वुडन पटिया है, उस पटिया पे वायर लपेटे हुए हैं, कितने 7 मीटर 10 मीटर 8 मीटर लंबे वायर, और यहाँ पर एक आपको प्राइमरी सर्किट मिल जाएगा और साथ के साथ एक्सटर्नल सर्किट मिल जाएगा। पर ये देखिए बार बार इतना बनाना मुश्किल होता है, तो न्यूमेरिकल के लिए हमें ना एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। तो छोटा सा डायग्राम भी समझ लीजिए क्योंकि मैं छोटे डायग्राम से ही समझाना चाहूंगा। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस सेल को बनाता हूं तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये सर ने सेल बनाया था। ये देखिएगा, ये रहा सेल, ये दिख रहा है बच्चों सेल, ये रहा सेल। उस सेल से वो लोग क्या कनेक्टेड है, रियोस्टेट। हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, मुझे तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो ये रियोस्टेट, और रियोस्टेट से कौन कनेक्टेड है, तो बच्चों आप देख रहे होंगे रियोस्टेट से कनेक्टेड है कौन पॉइंट, एक बी पॉइंट कनेक्टेड है ना। और बी से ये लंबा वायर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ए तक। तो बी से ये लंबा वायर गया, कहाँ तक गया बच्चों, ए तक। ये रहा, यही तो ए से बी तक का वायर पोटेंशियोमीटर वायर है, जो कि कितना लंबा होता है, 4 से 10 मीटर लंबा। यही तो ए बी जो है पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। ये आ गया। और बच्चों ए से क्या कनेक्टेड है, तो ए से कनेक्टेड है एक स्विच, ये दिख रहा है स्विच, जिसे मैं K1 नाम दे रहा हूं। और स्विच से कौन कनेक्टेड है, ए पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया। अब आप देखिए ए से क्या कनेक्टेड है, तो ए से कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल सर्किट। हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। तो ए से कनेक्टेड है एक्सटर्नल सर्किट जिसका EMF E है। और उससे क्या कनेक्टेड है, एक स्विच कनेक्टेड है जिसका नाम कितना है, K2। और K2 से कौन कनेक्टेड है, तो K2 से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। और गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड क्या है बच्चों, जॉकी। इस पॉइंट को हमने D नाम दे दिया है। तो J क्या है, J तो जॉकी का नाम है और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया है, D। आप कहेंगे सर ये डायग्राम किसका है, तो मैं कहूंगा ये डायग्राम पोटेंशियोमीटर का है। ये डायग्राम किसका है, अरे भाई ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम ही है। क्या होता है जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है, तो डायग्राम एक बार बनाना पड़े तो बना दूं, पर जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो न्यूमेरिकल में डायग्राम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इसलिए एग्जाम में भी जो न्यूमेरिकल दिए जाते हैं वो इस डायग्राम के दिए जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले, इसके आगे की कहानी में समझाता हूँ, ठीक है। नोट डाउन करें बच्चों, कर लिया बच्चों नोट डाउन। चलिए अब मैं इसका क्या समझाने जा रहा हूं, प्रिंसिपल समझाने जा रहा हूं। क्या समझाने जा रहा हूं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, तो देखिएगा ये काम क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। चलो देखिएगा ये काम कैसे करता है। तो यहां पर हम हेडिंग डालते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल क्या है देखिएगा, इसका प्रिंसिपल क्या है देखिएगा। हम क्या करते हैं, कहानी समझाता हूँ, मैं इससे समझाता हूँ, ये मुझे ज़्यादा आसान पड़ रहा है और आपको भी पढ़ना चाहिए। देखिए ये क्यों, ये कौन है, ये है आपका प्राइमरी सेल, ठीक है। और याद रखिएगा इस सेल का EMF हमेशा अननोन सेल के EMF से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये कभी मान लीजिए आपको पता है कि ये तकरीबन 6-7 वोल्ट का है तो इसको 10 वोल्ट का होना ज़रूरी है, ये शर्त है बच्चों। मतलब आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसकी वैल्यू के कंपैरिजन में इस नॉन सेल, ये नॉन सेल है, प्राइमरी सेल कौन सा सेल है, नॉन सेल है जिसकी वैल्यू हमें पता है। और ये कौन सा सेल है, वो सेल है जिसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो बच्चों ये प्राइमरी सेल है, रियोस्टेट कनेक्टेड है। और ये ए बी क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है। ए से क्या कनेक्टेड है, अननोन सेल जिसका EMF हमें पता करना है। और ये बैटरी EMF सेल है। और ये क्या है, स्विच है। स्विच से क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या कनेक्टेड है, जॉकी कनेक्टेड है। चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों देखिएगा हमने स्विच को ऑन किया, किस स्विच को बच्चों, इस स्विच को ऑन किया। इस स्विच को जैसे ही ऑन करोगे तो करंट फ्लो होगा,
होगा कि नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल होगा, होगा होगा होगा। कहाँ फ्लो होगा? इस वाले सर्किट में। सर यहाँ क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मैंने इसका स्विच ऑन ही नहीं किया। हाँ है ना, मैंने कब बोला स्विच ऑन किया है? अभी ये स्विच ऑन है तो करंट यहाँ फ्लो होगा। हाँ है ना, यहाँ फ्लो होगा, यहाँ फ्लो होगा, यहाँ होगा। सर यहाँ क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? क्योंकि इसका स्विच अभी फिलहाल क्या है? ऑफ है। ठीक है, तो करंट यहाँ फ्लो होगा, यहाँ फ्लो होगा, यहाँ फ्लो होगा, सब जगह फ्लो होगा। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इस स्विच को भी क्या कर दिया? ऑन कर दिया। इस स्विच को भी क्या कर दिया बच्चों? ऑन। अब क्या होगा, करंट कहाँ फ्लो होगा? तो करंट अब जो है इस जगह भी फ्लो होगा और साथ के साथ इस जगह भी फ्लो होगा। किसके कारण? इस स्विच, इस बैटरी के कारण भी करंट फ्लो होगा यहाँ, और साथ के साथ इसके कारण भी करंट फ्लो होगा। होगा कि नहीं होगा? अब मैं क्या करूँगा, देखिएगा मैं क्या करूँगा। सबसे पहले इस जॉकी को उठाऊंगा। जॉकी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जॉकी एक तरह का एंगल होता है जो कि इस वायर के ऊपर क्या होता है? स्लाइड होता रहता है। क्या होता है? स्लाइड होता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस जॉकी को उठा के कहाँ पर ले जा रहा हूँ? ए पॉइंट पर। जैसे ए पॉइंट पर ले गया तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है उसने डिफ्लेक्शन दिया। क्या दिया बच्चों? डिफ्लेक्शन दिया। और मैंने देखा कि डिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में। कहाँ पर है बच्चों? लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन है। दिख ही रहा होगा लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन। हो सकता है राइट साइड में भी डिफ्लेक्शन हो, पर अभी मैंने क्या देखा? लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन। अब मैं इस जॉकी को यहाँ से उठा के सीधे मैंने बी पर रखा, सीधे बी पर रखा। तो अब देखा कि जैसे ही जॉकी को मैं बी पॉइंट पर ले गया तो गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन दिया, और इस बार डिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ की तरफ है? राइट साइड है। ये याद रखेगा, एक बार डिफ्लेक्शन लेफ्ट में होना चाहिए, एक बार डिफ्लेक्शन राइट में। सर ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है मतलब कि आपने अरेंजमेंट गलत किया है। सर क्या गलत किया है? ऐसा हो सकता है कि इसका ईएमएफ या इसका जो बैटरी का पोटेंशियल है वो कम है और इसका क्या है? ज़्यादा। जबकि शर्त ये है कि इसका पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए? कम। ये हमें पता है, इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें पता है, इसके बारे में हमें पता नहीं, इसी के लिए तो इतनी झंझट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ ले गए तो यहाँ पे लेफ्ट में मिला, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? राइट में। हो सकता है कि यहाँ पे राइट में मिला और यहाँ पर लेफ्ट में मिला हो। ठीक है, चल अब उसके बाद क्या हो, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि इधर गए, ए पॉइंट पे गए तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट में था और बी पे गए तो डिफ्लेक्शन राइट में था। इसका मतलब इस वायर के बीचम बीच या मतलब कहीं ना कहीं इन बिटवीन, बीचम बीच या फिर कहें बिटवीन में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर लेफ्ट और राइट की जगह कहां पर डिफ्लेक्शन दे रहा होगा? मिडिल में। हाँ है ना, और मिडिल में डिफ्लेक्शन देना मतलब उस टाइम सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होता, इसी को हम कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। तो देखिएगा, अब हमने सर्च किया, ढूंढते गए और ऐसी जगह ढूंढा कि जहां पर डिफ्लेक्शन क्या मिला? नल डिफ्लेक्शन। क्या मिला बच्चों? नल डिफ्लेक्शन। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। और इस लेंथ को हम कहते हैं बैलेंस लेंथ। क्या कहते हैं बच्चों? बैलेंस्ड लेंथ। दिख रही है बच्चों, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल एल से। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? फिर से सुन लीजिए, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? नल डिफ्लेक्शन पॉइंट या फिर बैलेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। और इस लेंथ को हम क्या कहेंगे? बैलेंस लेंथ। बच्चों याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है ऐसा पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन देना क्या कर दिया है? बंद। सर क्यों कर दिया है? क्योंकि इस जगह डिफ्लेक्शन लेफ्ट में दे रहा था, इस जगह डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? राइट में दे रहा है। इसका मतलब बीचम बीच कोई एक पॉइंट होगा। बीचम बीच मतलब सेंटर नहीं कह रहा हूं मैं। और याद रखिएगा, ये वायर कितना लंबा है? ये वायर जो है 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, कितना भी लंबा हो सकता है। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर ये जो लेंथ है उसे हम क्या कह रहे हैं? बैलेंस लेंथ। और इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं? नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो बच्चों इसका प्रिंसिपल क्या है? ध्यान से सुनिएगा। एट नल डिफ्लेक्शन कंडीशन, इसका प्रिंसिपल क्या है? एट नल डिफ्लेक्शन कंडीशन या फिर एट बैलेंस कंडीशन या फिर कहें एट कौन सी कंडीशन? बैलेंस कंडीशन। ध्यान से सुनिएगा, ईएमएफ ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों?
बैलेंस लेंथ। सर नहीं आया समझ में। बच्चों जब नल डिफ्लेक्शन मिलेगा तो जो सेल का ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बैलेंस लेंथ के। किसके इक्वल होगा, बैलेंस लेंथ के। तो ईएमएफ को हम ई से डिनोट कर देते हैं, प्रोपोर्शनल को प्रोपोर्शनल से, और बैलेंस लेंथ को तो हमने ले ही रखा है, किससे डिनोट किया हुआ है, स्मॉल एल से। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया, क्या है बच्चों, कांस्टेंट, जो कि होता है के। सर ये के क्या है, तो बताता हूं। वेयर के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेयर के क्या है बच्चों, के जो है वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है v बाय कैपिटल एल। सर ये v क्या है, v क्या है मैं समझा दूं। ये लाल वाले सर्किट को हटा दो, दिमाग में से लाल वाले सर्किट को हटा दो। तो जब दिमाग से लाल वाले सर्किट को पूरा हटा दिया तो सिर्फ ए से बी तक का वायर नजर आ रहा है। तो जब ए से बी तक का वायर होगा तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या है, v है। क्या है बच्चों, v है। तो v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, अक्रॉस वायर ए बी, व्हेन कब व्हेन स्विच कौन सा है, K2 इज ऑफ। स्विच K2 को क्या कर रखा है, आपने ऑफ कर रखा है, मतलब आपने इस लाल वाले सर्किट को बंद कर रखा है। तो इस A और B के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V होगा। और सर L क्या होगा, तो L जो होगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैपिटल L। सर स्मॉल l क्या है, स्मॉल l तो बैलेंस लेंथ है, पर कैपिटल L क्या है, तो मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। कैपिटल L जो है वो क्या है, वो है पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। सर स्मॉल एल और कैपिटल एल के हम तो समझ नहीं पा रहे, हम तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। स्मॉल एल जो है बैलेंस लेंथ है, बैलेंस का मतलब एसी लेंथ देखिए स्मॉल एल क्या है, ये स्मॉल एल है, ये स्मॉल एल है। स्मॉल एल वो लेंथ है जहां पर आपको क्या मिला है, नल डिफ्लेक्शन मिला है, जहां पे जॉकी ने या फिर कहें गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिया है। गैल्वेनोमीटर ने क्या दिया है बच्चों, नल डिफ्लेक्शन दिया है, सही है। ये एल वो है। और कैपिटल एल क्या है, कैपिटल एल तो ये है। कैपिटल एल क्या है बच्चों, कैपिटल एल क्या है, देखिए कैपिटल एल तो 6 मीटर है या फिर कहें 600 सेंटीमीटर है। पर स्मॉल एल क्या है, स्मॉल एल तो वो लेंथ होगी जहां पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन देना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, बैलेंस लेंथ। ठीक है, तो बच्चों याद रख लें इसका प्रिंसिपल क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ। ईएमएफ ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले, हम इसकी 2 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, तो लिख लीजिए इसे, जल्दी लिखिए। चलिए बच्चों अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशन है। हाँ बच्चों 2 एप्लीकेशन है। हम पहली एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली एप्लीकेशन क्या है, पोटेंशियोमीटर से हम कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। मतलब आपको 2 अननोन सेल दिए, उनके बारे में आपको नहीं पता, आपको उनकी वैल्यू नहीं पता कि उनका पोटेंशियल कितना है, कितने वोल्ट की बैटरी है, तो आपको उनको कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, आप क्या करें, पोटेंशियोमीटर का एक्सटर्नल सर्किट ले, याद कीजिए एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट। ये सर्किट जो होता है वो प्राइमरी सर्किट होता है, याद होगा प्राइमरी सर्किट। और एक सर्किट जो होता है वो एक्सटर्नल सर्किट होता है। हमें उस एक्सटर्नल सर्किट में 2 सेल को लगाना है। तो चलिए देखते हैं, मैंने पिछली बार भी लाल पेन से बनाया था एक्सटर्नल सर्किट और अब भी लाल से बनाता हूँ, तो देखिएगा। तो यहाँ पर ये रहा, देखिए पहला सेल ये रहा, ये पहला सेल जिसका ईएमएफ कितना है, E1 है। पहला सेल कितना है जिसका ईएमएफ कितना ले लिया है, मैंने E1 ले लिया है। और E1 लेने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एक स्विच लिया हुआ है जिसका नाम मैं K2 देता हूँ, और इसे कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट से। ठीक है, और साथ के साथ एक और सेल लिया है जिसका ईएमएफ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो दूसरा सेल जिसका ईएमएफ E2 है, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिया जिसका नाम मैंने K3 दे दिया, और इसे कनेक्ट कर दिया। और इन दोनों से कनेक्ट कर दिया किसको, गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया किसको बच्चों, जॉकी को। ठीक है बच्चों, आप कहेंगे सर इसमें नया क्या हुआ है। नया ये हुआ है कि पिछली बार एक ही सेल लगा था, एक ही स्विच था, इस बार 2 सेल है और 2 स्विच है, हाँ है ना। और कनेक्ट जो है गैल्वेनोमीटर तो एक ही कनेक्ट है। आपको नहीं समझ आया तो मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। देखिए पिछली बार बताएं
यहाँ पर कितने सेल कनेक्टेड थे, तो एक ही सेल था। याद कीजिए, पहला सेल जिसका ईएमएफ E1 था और यहाँ पर एक स्विच लगा रखा था। ये स्विच था जिसका नाम K2 था और इससे कनेक्टेड था कौन था, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सेल न लगाते हुए कितने सेल लगा रहा हूँ, 2 सेल लगा रहा हूँ। तो दूसरा सेल जो है जिसका ईएमएफ E2 है और स्विच का नाम क्या दे दूँ मैं, स्विच का नाम मैंने K3 दे दिया। और K3 देने के बाद यहाँ पर मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर को और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया किसको, जॉकी को। किसको कनेक्ट कर दिया बच्चे, जॉकी को। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पिछली बार हमने सिर्फ एक सेल लिया था तो एक सेल का ईएमएफ हम कैलकुलेट कर रहे थे। इस बार हम 2 सेल ले रहे हैं और 2 सेल का ईएमएफ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए क्या करें, कहानी आपको याद होगी पिछली बार की, तो मैं इस बार की भी समझाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कहानी को समझ रहे हैं। फर्स्ट केस, व्हेन switch K1 is on and K2 is also on but switch K3 is off। मैंने K3 को क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है। नहीं समझ में, देखिए मैंने स्विच K1 को ऑन कर रखा है, मतलब कि करंट ऊपर तो फ्लो हो रहा है, हाँ है ना, K1 ऑन है। और मैंने किसको ऑन कर रखा है, K2 को भी ऑन कर रखा है, मतलब कि ये वाला सर्किट भी ऑन कंडीशन में। और K3 को फिलहाल मैंने क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है। किसको बच्चों, K3 को ऑफ कर रखा है। अब मैंने K3 को ऑफ कर रखा है तो सर्किट में सिर्फ कौन कौन से सेल शामिल है, तो एक सेल शामिल है और साथ के साथ E1 सेल शामिल है। इसके अलावा E2 सेल तो शामिल ही नहीं है। सर क्यों नहीं है, अरे भाई बिना स्विच के, स्विच ऑफ है तो सर्किट में वो उसका क्या काम, तो ये तो शामिल ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस जॉकी को घिसूंगा, क्यों घिसूंगा, रगड़ूंगा, तेजी से रगड़ूंगा। कब तक रगड़ूंगा, कब तक मूव करूंगा, जब तक कि मुझे बैलेंस लेंथ नहीं मिल जाती। तो बच्चों मैंने ढूंढते गया और मुझे मान लो यही पॉइंट मिला जिसको मैंने बना रखा है। इस पॉइंट पर मुझे क्या मिला, बैलेंस लेंथ कितनी मिली बच्चों, L1 मिली। क्या मिली बच्चों, बैलेंस लेंथ L1 मिली। तो बच्चों बताओ क्या होगा, तो इस कंडीशन में, रुकिएगा बच्चों, इस कंडीशन में बोलो क्या होगा, तो इस कंडीशन में होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बच्चों बताओ प्रिंसिपल क्या होता है, सन नहीं पता, मुझे पता है ना क्या होता है बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बच्चों बताओ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बैलेंस लेंथ। और आप अभी बताओ कौन सा सर्किट आपके पिक्चर में बोले तो ऑन कंडीशन में है, तो E1 वाला। तो E1 का ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बैलेंस लेंथ के, और बैलेंस लेंथ कितनी है, L1 है। अब बच्चों प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो याद कीजिए कांस्टेंट आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो KL1 इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, तो E1 इक्वल्स टू क्या हो गया, KL1, जगह कम पड़ेगी इसलिए मैंने छोटा लिखा है, ये हो गया। अब क्या करें, अब स्विच क्या कर दे, स्विच की अदला बदली कर दे। क्या करें, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक दूसरे पेन से लिखता हूँ, ब्लैक पेन से, जिससे ज़्यादा क्लियर हो। when switch K1 K3 is on but K2 is off। इसका मतलब क्या है, देखिए K1 ऑन है, ठीक है सर, पिछली बार भी ऑन था, हाँ तो इस बार भी ऑन है, K1 ऑन है। और पिछली बार K2 ऑन था पर इस बार K2 को हमने क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है, K2 ऑफ है। और कौन सा स्विच ऑन है, तो K3 ऑन है। मैं यहाँ भी बना देता हूँ, इस बार जो है K3 स्विच ऑन है और K2 क्या है, ऑफ है। तो सोच के बताओ इस बार क्या होगा। इस बार ये होगा कि इस बार पिक्चर में कौन होगा, इस बार पिक्चर में कौन सा सेल होगा, तो आप कहेंगे सर इस बार पिक्चर में E2 सेल होगा। इस बार पिक्चर में कौन सा सेल होगा, E2 होगा। तो इस बार वापस हम क्या करेंगे, जॉकी को लेके घूमेंगे। कब तक घूमेंगे, तब तक घूमेंगे जब तक बैलेंस लेंथ नहीं मिल जाती, हाँ है ना। तो बैलेंस लेंथ मान लीजिए इसकी बैलेंस लेंथ जो है वो इस जगह पे मिली, हाँ है ना बच्चों, इस बार बैलेंस लेंथ इस जगह मिली, ठीक है। तो बच्चों बताओ इस बार क्या होगा, इस बार होगा EMF ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ, हाँ है ना। तो E2 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 होगा,
प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आ जाएगा KL2। इसे इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दी 2 दे दी। सही है बच्चों, सही है। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। बिल्कुल कर दो सर। तो E1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा KL1 और E2 इक्वल्स टू क्या आएगा KL2। कुछ कट रहा तो बताए, K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच्चों बताओ EMF ऑफ सेल को कभी आपको कंपेयर करना है तो सिर्फ क्या करें, बैलेंस लेंथ को कंपेयर कर दे। हाँ है ना, मतलब जहां पर मान लीजिए पहला बैलेंस लेंथ मिला, कहां पर मिला 100 सेंटीमीटर पे, कहां मिला 100 सेंटीमीटर पे, और दूसरा कहां मिला 200 सेंटीमीटर। मान लीजिए 100 सेंटीमीटर पे और दूसरा कहां मिला 200 सेंटीमीटर पे। तो बच्चों बताओ 100/200 इज 1/2। इसका मतलब दोनों सेल का EMF कंपेयर हो गया। क्या कंपेयर हुआ कि E1 और E2 का EMF क्या है, का रेशियो क्या है 1/2। मतलब E1 जो है 1 गुना, तो E2 कितना होगा, ट्वाइस होगा। कितना होगा बच्चों, ट्वाइस होगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम किसी भी सेल के EMF को क्या कर सकते हैं बच्चों, कंपेयर कर सकते हैं। सभी लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर ले। ये पहली एप्लीकेशन हो गई। क्या हो गई बच्चों, पहली एप्लीकेशन। इस पहली एप्लीकेशन में हमने पहले E1 सेल के साथ वही किया जो पिछली बार किया था, फिर इसके बाद हमने E2 सेल के साथ वही किया जो पिछली बार किया था। दोनों बार हमने EMF निकाला और दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके रेशियो निकाल लिया। जल्दी से लिख लें इसे। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे, लिख लीजिए इसे। चलिए बच्चों, अब हम सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जो कि पोटेंशियोमीटर की IMP एप्लीकेशन है। हाँ, पोटेंशियोमीटर पूरा ही IMP टॉपिक है, चाहे वो थ्योरी पोर्शन हो, एप्लीकेशन पोर्शन हो, या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन हो। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं और अब सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ चल रहे हैं। देखिएगा सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, हम पोटेंशियोमीटर की मदद से क्या फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल। यहां पर अननोन सेल लिख देता हूं, मैं नहीं लिखा तो लिख देता हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल। ठीक है, तो अननोन सेल का हम EMF कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं फिर से समझा दूं, जिन्होंने वीडियो को स्किप कर दिया है और अब इस टाइम पे आके देख रहे हैं, तो मैं उनको फिर से समझा देता हूं। बच्चों देखिए, ये एक क्या है, वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर। कितना लंबा है, अभी फिलहाल मैंने 6 मीटर लंबा बनाया है, पर आपके स्कूलों में जो होते हैं जनरली 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक के वायर हो सकते हैं। अब मैं 10 मीटर का भी बना सकता था, पर 6 मीटर से आप समझ लीजिए। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इस A से कनेक्टेड है स्विच से कनेक्टेड है प्राइमरी सेल। याद रखिएगा प्राइमरी सेल, और प्राइमरी सेल से कनेक्टेड है रियोस्टेट, और रियोस्टेट से कनेक्टेड है इस पोटेंशियोमीटर का एक्सटर्नल पॉइंट। और ये भी देखिए वही तो है। तो देखिए क्या है, ये रहा रियोस्टेट के बाद प्राइमरी सेल के बाद स्विच के बाद A, स्विच के बाद A, और A से B तक क्या है, ये लंबा वायर। ये वायर 4 से 7 मीटर लंबा वायर है और B पर जाके एंड हो गया। अब ये तो हो गया कौन सा, प्राइमरी सर्किट। अब हम क्या लगा रहे हैं, एक अननोन सेल लगा रहे हैं, और अननोन सेल का हमें क्या कैलकुलेट करना, EMF। तो देखिएगा, तो यहाँ पर मैं रेड पेन से बनाता हूँ, रेड पेन से दिखेगा, या ब्लू पेन से बना देता हूँ, इस बार ब्लू पेन से बनाता हूँ। तो ये रहा आपका क्या बच्चों, ये रहा आपका एक्सटर्नल सर्किट जिसका EMF कितना है, सेल है जिसका EMF कितना है, E है, और इससे कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, एक स्विच है, और स्विच जो है वो क्या है, K2 नाम दे दिया। ठीक है, K2। और इसी के पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स। याद होगा रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिससे आप रेजिस्टेंस की कितनी भी वैल्यू को चूज कर सकते हैं। उस बॉक्स में 5 ओम का भी होगा, 50 ओम का भी रेजिस्टेंस होगा, 500 ओम का भी होगा, 5 लाख ओम का भी होगा, 50 लाख ओम का भी होगा। इतना बड़ा बॉक्स होता है, उसमें रेजिस्टेंस जो चाहो मन चाहा वो मिल जाता है। बैंक है एक तरह से, बैंक से आप पैसे कितने भी निकाल सकते हो, वैसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना भी रेजिस्टेंस चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लिया, और रेजिस्टेंस बॉक्स से एक स्विच ले लिया जिसका नाम K3 ले लिया, और इससे कनेक्ट कर दिया, दिख रहा होगा बच्चों, इससे कनेक्ट कर दिया किसको, गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया किसको, जॉकी को।
ठीक है, ये कर दिया। अब सर वहाँ तो समझ नहीं आ रहा, यहाँ समझा दें, क्योंकि एग्जाम में ये वाला डायग्राम ज़्यादा फेमस रहता है, तो मैं इसलिए दो डायग्राम बार बार बना रहा हूँ, और आप भी डायग्राम दो बार बनाए। जब एप्लीकेशन 1 बनाई तब डायग्राम को फिर से बनाए, एप्लीकेशन 2 में भी डायग्राम फिर से बनाया, नहीं बना रहे हैं तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ए से क्या कनेक्ट कर रखा है, तो ए से कनेक्ट कर रखा है मैंने सेल, जिसका ईएमएफ क्या है, ई है, और स्विच क्या है, स्विच का नाम है K2। ठीक है, और उसके पैरेलल में हमने क्या लगा रखा है, हमने उसके पैरेलल में लगा रखा है रेजिस्टेंस बॉक्स, और उससे कनेक्टेड है एक स्विच K3। बच्चों दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो मैं नाम बता देता हूँ, K3 नाम है। और इन दोनों से क्या कनेक्टेड है, थोड़ा सा और पास बना देता हूँ, तो इन दोनों से कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है बच्चों, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है जॉकी। ठीक है, जॉकी, ये बात समझ में आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए, बहुत देर हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, हमने स्विच को ऑन किया, तो व्हेन स्विच K1 K2 इज ऑन, ठीक है, हमने K1 और K2 को ऑन किया एंड K3 इज ऑफ। सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया। देखिए आपने किस स्विच को ऑन किया, K1 स्विच को ऑन किया, तो यहां तो करंट फ्लो हो रहा होगा, हाँ है ना, और K2 स्विच को ऑन किया, मतलब इसके कारण भी करंट फ्लो हो रहा होगा, इस गैल्वेनोमीटर से सब जगह, हाँ है ना, ये फ्लो हो रहा होगा, हो रहा होगा, ये देखिए। पर K3 को आपने ऑफ कर रखा है, मैं ऑफ को फिलहाल इससे समझा देता हूँ। ठीक है, K3 अभी क्या है बच्चों, ऑफ है। ठीक है, ऑफ है मतलब कि ये अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि स्विच तो ऑफ है। रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई रेजिस्टेंस कुछ भी ले लो, वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या किया, आपने वही काम किया जो पिछली बार पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन में किया था। अभी ये तो सर्किट का हिस्सा है ही नहीं, देखिए मैं हटा रहा हूँ, फिलहाल आपको हटा हुआ दिख रहा होगा, हट गया। तो बताओ, आप इस जॉकी को लेके घूमे, कब तक घूमे, तब तक कि आपको गैल्वेनोमीटर क्या ना दे दे बच्चों, नल डिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए नल डिफ्लेक्शन इस जगह पर मिला, क्या मिला, इस जगह पर मिला, और इस लेंथ को हमने क्या मान लिया, L1 मान लिया। ठीक है, तो बच्चों क्या लगाएंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बच्चों बता सकते हो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, नहीं पता तो बता दूं, प्रिंसिपल होता है ईएमएफ ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, बैलेंस लेंथ। और ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, ई है, देखिए ई है, मैंने E1 नहीं दिया, ई दिया है, इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L1। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आ जाएगा, KL1। सर K क्या है, K जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KL1। ठीक है, EMF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KL1। क्लियर है। अब बच्चों अब हमने क्या किया, फिर से वही काम किया, क्या किया, इस बार व्हेन स्विच K1 K2 एंड K3 इज ऑन। सर इसका मतलब किसी को ऑफ किया है, नहीं, इस बार मैंने किसी को ऑफ नहीं किया है, इस बार सारे ऑन है। बच्चों बताओ, सारे ऑन है तो क्या होगा, करंट जो होगा इधर से भी फ्लो होगा, इधर से भी होगा, सब जगह से पूरा जो सर्किट जो है करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। मतलब ये रेजिस्टेंस बॉक्स से जो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू चूज की है वो भी अपना इफेक्ट डाल रही होगी, हाँ है ना। तो यहाँ पर ये जो सेल है, इस सेल में ये रेजिस्टेंस बॉक्स भी अपना इफेक्ट डाल रहा होगा, बिल्कुल डाल रहा होगा। तो इस बार हमने उसी प्रिंसिपल को दोहराया, क्या वापस हम क्या कर रहे हैं, इस जॉकी को लेके घूम रहे हैं, और घूमते घूमते हमने क्या किया, ऐसा पॉइंट ढूंढा जहां पर बैलेंस लेंथ क्या हो, जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना क्या कर दे बच्चों, बंद। तो मान लीजिए डिफ्लेक्शन देना उसने कहां पर बंद किया है, इस जगह पर। ठीक है, तो इस जगह पर किया है, तो मैंने यहां पर बना दिया। तो बच्चों इस टाइम क्या लगेगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बच्चों बताओ प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ईएमएफ ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ। पर बच्चों इस बार ईएमएफ वर्ड नहीं आएगा, बोलो क्यों,
क्योंकि इस बार सेल के ईएमएफ के साथ एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड होता है। तो याद कीजिए, जब ईएमएफ ऑफ सेल के साथ एक्सटर्नल सर्किट क्रिएट होता है तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ है ना बच्चों? तो यहाँ पर ए और ये जो पॉइंट है इनके बीच ईएमएफ ऑफ सेल अकेला इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, एक और नया शब्द इन्वॉल्व हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहेगा? इस बार ईएमएफ ना आते हुए क्या आएगा? पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ये बहुत से बच्चों को समझ नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे सर ये V कहाँ से आया है। मैं फिर से बता दूं, ईएमएफ कब आएगा? जब आपने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया ही नहीं है। हाँ है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं तो सिर्फ ईएमएफ ऑफ सेल ही करंट को फ्लो कर रहा है। हाँ है ना। पर कभी मान लीजिए आपने, याद कीजिए हमने इंटरनल रेजिस्टेंस वाले टॉपिक को पढ़ा था तो ये डायग्राम बहुत बार बनाया था। याद कीजिए ये वाला डायग्राम कभी आपको ये याद नहीं हो तो मैं बता दूं, ये होता था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सही है। जब एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड होता है तो इस रेजिस्टेंस के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम V कहते हैं। याद कीजिएगा, ये मैंने पढ़ा रखा है लास्ट लेक्चर में जहां पर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंट्रोड्यूस किया था। याद कीजिए। तो यहाँ पर मैं ई वर्ड क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये बात समझ में आ गई होगी। ई वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस बार सेल के ईएमएफ के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आएगा बच्चों? के आएगा KL2 इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो बच्चों? डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे तो बच्चों बताओ क्या आएगा? E/V इक्वल्स टू KL1 अपॉन में KL2। ठीक है। K से K क्या हो जाएगा? कैंसल। तो E/V कितना आ जाएगा? L1 अपॉन L2। कोई बड़ी बात नहीं है। सही है सर, ये E/V आया। हाँ बिल्कुल E/V आया, बिल्कुल आप जो सोच रहे हो वही आया है। पर आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल। तो बच्चों याद कीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है? सर हमें तो नहीं पता। तो बच्चों तुम कर क्या रहे हो? तुम लेक्चर यहाँ पर पहुँच चुके हो और तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का फॉर्मूला नहीं पता। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? E=R E/V-1। सर ये कब पढ़ा है? ये कब पढ़ा है? हम तो भूल गए। ये हमने पढ़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वाले टॉपिक में। यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल भी किए थे, याद कीजिएगा। तो ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। सर कैपिटल R क्या है? ये कैपिटल R जो है रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू है। ये कैपिटल R क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए, जिससे आपको क्लियरिटी बनेगी। ठीक है। ये कैपिटल R क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स की सेलेक्टेड वैल्यू। ठीक है। तो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R और E/V। बच्चों बताओ E/V की वैल्यू कितनी निकाली है? L1 अपॉन L2 माइनस 1। दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जब पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालने के लिए, तो एक बार इस स्विच को तो ऑफ रखें और इससे रीडिंग लें और जो रीडिंग आएगी उसको इस फॉर्मूले में डालें L1। और जब आपने तीनों को ऑन कर दिया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू तो आपने चूज की होगी ना। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो चूज आपने की। और जब आप उस रीडिंग को लोगे तो उस रीडिंग को आप नाप लोगे। नाप किससे लोगे? स्केल बनी होती है, आपको अलग से नापना नहीं है कि आप वहाँ पर टेप लेके जा रहे हो। वहाँ पे वुडन पर पूरी वैल्यू लिखी रहती है, 100, 101, 102, 200, 250 सब लिखा रहता है। तो L2 आपने लिख दिया और जैसे वैल्यू डाली तो R आ गया। R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों एप्लीकेशन समझ में आई होगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बच्चों? न्यूमेरिकल्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। किस पर? पोटेंशियोमीटर पर और पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन पर। चलिए देखते हैं। आपको डायग्राम तो याद होगा पोटेंशियोमीटर का, कभी नहीं तो जल्दी से कॉपी के पेज पलटाएं और डायग्राम को देख लीजिए, क्योंकि मैं अब बार बार डायग्राम बनाने वाला नहीं हूं। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। व्हेन पोटेंशियोमीटर जैसे ही वर्ड आया तो डायग्राम याद आ गया होगा, बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों डायग्राम। When potentiometer is connected between A and B, A and B कहाँ है? तो बच्चों रुकिएगा, ये रहा A and B।
कभी आपने पोटेंशियोमीटर को ए और बी के बीच कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ इज 300 सेंटीमीटर। मतलब अभी पिक्चर में सिर्फ कौन सा सेल कनेक्टेड है, इवन है। तो बच्चों आपको प्रिंसिपल तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं सुना दूं, बहुत से बच्चे अभी जुड़े हैं। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल क्या होता है तो आपको याद होगा, ईएमएफ ऑफ सेल is directly proportional to balancing length, is directly proportional to क्या बच्चों, balancing length। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। तो जो ईएमएफ जो है कौन सा कनेक्टेड है, बताओ कौन सा सेल कनेक्टेड है, 1 वाला। तो E1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बैलेंसिंग लेंथ के। और देखिए क्वेश्चन में बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है या नहीं दी हुई है, तो चेक करते हैं। तो बच्चों जब E1 कनेक्टेड था तो बैलेंसिंग लेंथ 300 सेंटीमीटर थी, तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 300। इसे हम सॉल्व करें तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो k इंटू 300 इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर, मतलब ये सेम पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये प्राइमरी सर्किट की बात कर रहा है। तो प्राइमरी सर्किट से आपने इस बार किसको कनेक्ट कर दिया, वायर को ए और सी दोनों को कनेक्ट कर दिया। बच्चों बताओ जैसे ए एंड सी को कनेक्ट कर दिया तो बच्चों बताओ इस बार कौन कनेक्ट हो गया, E2 कनेक्ट हुआ या E1 और E2 दोनों कनेक्ट हो गए। तो जवाब है ए और सी के बीच तो E1 और E2 दोनों कनेक्टेड है, हाँ है ना। तो इस बार बैलेंसिंग लेंथ में कितना चेंज आ गया, 100 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई, इसका जो मुंह है वो थोड़ा सा ऐसा है, मैंने गलत बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस, ये प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो इस बार जो है जैसे ही आपने ए और सी के बीच कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई बच्चों, 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों बताओ इस बार क्या होगा, तो इस बार फिर से हम लगाते हैं बच्चों ईएमएफ ऑफ 2 सेल। सर 2 सेल क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इस बार एक सेल नहीं कनेक्टेड है, इस बार एक सेल नहीं कनेक्टेड है बच्चों। बताओ कितने सेल कनेक्टेड है, 2 सेल कनेक्टेड है, हाँ है ना। और सर 2 सेल कनेक्ट कैसे हैं बच्चों बताओ, यहां पर दोनों सेल का ईएमएफ प्लस होगा कि माइनस होगा। याद कीजिए मैंने लास्ट लेक्चर्स में जहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था वहां पर इस क्वेश्चन को करवाया भी था। जब इनकी पोलैरिटी उल्टी हो, प्लस माइनस माइनस प्लस हो, प्लस माइनस माइनस प्लस हो, तो ये माइनस होते हैं, इनका ईएमएफ क्या होगा, माइनस होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक करवाया था, याद कीजिए। तो कभी प्लस माइनस और ये माइनस प्लस है, मतलब इनका ईएमएफ क्या होगा, माइनस होगा। तो इनका ईएमएफ कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होता, मान लीजिए कुछ ऐसा होता, तो बच्चों इस टाइम बताओ E1 माइनस E2 होता या E1 प्लस E2 होता, जवाब है प्लस होता। क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जब सीक्वेंस में चले तो ईएमएफ ऐड होते हैं। पर अभी फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन में पहले माइनस है और बाद में प्लस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। तो बच्चों बताओ E1 माइनस E2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, K इंटू 100। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर है बच्चों, क्या करूं मैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, E1 माइनस E2 डिवाइड बाय E1 इक्वल्स टू K इंटू 100 डिवाइड बाय K इंटू 300। K से K कैंसिल, 100 से 300 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3E1 माइनस 3E2 इक्वल्स टू E1। ठीक है, तो E1 को इस तरफ लाए तो 3E1 माइनस E1 इज 2E1, और माइनस 3E2 को इधर लाओ तो प्लस का कितना हो गया बच्चों, 3E2। तो बच्चों बताओ E1 अपॉन E2 क्या हो गया, आपसे क्या पूछा था, कैलकुलेट रेशियो ऑफ E1 एंड E2। तो E1 और E2 का जो रेशियो आने वाला है बच्चों बताओ क्या आएगा बच्चों, 3:2। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा E1 रेशियो E2 का 3:2। हाँ है ना बच्चों याद रखिएगा, न्यूमेरिकल हमेशा ही आसान होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, और जिसने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी और वो सीधे न्यूमेरिकल करने बैठ गया तो उससे न्यूमेरिकल नहीं होने वाले, ये मेरी गारंटी है।
आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा, पहले हमने सिर्फ एक सेल को कनेक्ट किया था तो उसका प्रिंसिपल लगा दिया, पर इस बार हमने ए और सी के बीच लगाया तो 2 सेल कनेक्टेड है और 2 सेल कनेक्टेड है तो उनका ईएमएफ माइनस होगा। सर माइनस क्यों होगा? क्योंकि इनका सीक्वेंस जो है चेंज है, सीक्वेंस चेंज हो तो माइनस होता है, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, हमें ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं, तो लिख लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम एक नया न्यूमेरिकल करते हैं। और नए न्यूमेरिकल को मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए मैंने आपको समझाऊंगा और समझाने के बाद इसके आंसर बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कि अरेंजमेंट दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर का, और ये जो है वो है आपका प्राइमरी सेल जिसकी वैल्यू नहीं दी गई और कोई काम भी नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी है, मतलब काम भी नहीं होगा। और रियोस्टेट है, इसका भी कोई ऐसा स्पेशल काम नहीं है। और यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट दिए हुए हैं। क्या यहाँ पर ये 2 सेल को पहली बार एक बार क्या किया, इन दोनों सेल को इस फैशन में अरेंज किया और अरेंज करके बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिली 120 सेंटीमीटर। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। ये जब किया गया, जब ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने इन दोनों सेल को इस तरह से कनेक्ट किया, तो जैसे ही कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ कम मिली 120। और जब हमने इस वाले को कनेक्ट किया और इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जब इन दोनों सेल को इस फैशन में कनेक्ट किया और बैलेंसिंग लेंथ ढूंढी तो कितनी मिली बच्चों? 300 मिली। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेल E1 एंड सेल E2 अलोन। मतलब कभी सेल E1 अकेला कनेक्ट होता, अकेला मतलब E1 E2 नहीं, सिर्फ E1 ही कनेक्ट होता, तो बच्चों आपको EMF की वैल्यू निकालनी, मतलब E1 की बैलेंसिंग लेंथ निकालनी और E2 की बैलेंसिंग लेंथ निकालनी। अभी जो बैलेंसिंग लेंथ दी है कॉम्बिनेशन की दी है। किसकी दी है बच्चों? कॉम्बिनेशन की। पर यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि अलोन कनेक्ट होता तो क्या बैलेंसिंग लेंथ होती, और साथ के साथ क्या निकालना है? कैलकुलेट रेशियो ऑफ E1 एंड E2। चलिए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 को देखते हैं, फिर केस 2 की तरफ चलेंगे। तो देखिएगा केस 1 क्या है बच्चों, बताओ केस 1 में, ये रहा केस 1 है ना। केस 1 में बच्चों बताओ ये दोनों सेल किस फैशन में कनेक्टेड है। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये प्लस माइनस है और ये माइनस प्लस है। जब इस तरह का फैशन हो तो बच्चों बताओ क्या होता है। तो बच्चों याद कीजिए, EMF ऑफ 2 सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ये तो आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता ही तो रहा हूँ, बैलेंसिंग लेंथ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। हाँ है ना बच्चों। और दोनों सेल किस फैशन में कनेक्टेड है तो आपको पता चल चुका होगा कि ये इस तरह से कनेक्टेड है कि इनका EMF माइनस हो रहा होगा। क्यों सर? क्योंकि ये प्लस माइनस और फिर सीक्वेंस चेंज हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है, इसलिए माइनस आएगा। और प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, और क्वेश्चन में बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों? 120 सेंटीमीटर। दिख ही रहा है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, जो कि हटाना बहुत ही सिंपल है, तो E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 120 के इक्वेशन नंबर 1 हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों बताओ केस 2 में, सीधे से लिखते हैं केस 2 में बोलो क्या होगा। अब ज़्यादा नाटक नहीं करते हैं, ज़्यादा इंक बर्बाद नहीं करते हैं, ज़्यादा स्पेस बर्बाद नहीं करते हैं। बच्चों बताओ केस 2 में ये दोनों सेल के से कनेक्टेड है, प्लस माइनस। जब इनका सीक्वेंस बिल्कुल प्रॉपर हो, प्लस माइनस एक जैसा हो, तो दोनों सेल का EMF ऐड होगा। तो E1 प्लस E2 मिलकर कितना है बैलेंसिंग लेंथ? क्वेश्चन में देखें तो 300 के है, ठीक है, 300 के। और बच्चों सीधी सी बात बोलूं, EMF ऐड हो रहा है तभी तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ रही होगी, ठीक है, और EMF सब्ट्रैक्ट हो रहा है तभी तो बैलेंसिंग लेंथ कम हो रही है। सोचने की बात है। बच्चों बताओ 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बन रही है। हाँ बिल्कुल बन रही है। E2 से E2 कैंसिल, E1 प्लस E1 कितना हो जाएगा? 2E1, और 300 प्लस 120 इज 420 के। तो बच्चों बताओ E1 कितना आएगा? तो E1 आएगा 210 के। हाँ है ना बच्चों। कभी हम इसे कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें बच्चों? कभी हम इसे कंपेयर करें किससे? EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ से। हाँ है ना। तो बच्चों बताओ जब सेल फर्स्ट कनेक्टेड होगा, फर्स्ट सेल E1 अकेला कनेक्ट होगा तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी बच्चों? 210 सेंटीमीटर। मिल गया पहला आंसर। हाँ है ना बच्चों। कभी अकेला सेल E1 कनेक्ट होगा तो E1 इक्वल्स टू KL होता है, तो ये जो होगी उसकी अकेले की बैलेंसिंग लेंथ होगी बच्चों, होगी। E1 की वैल्यू को किसके अंदर डाल दे? इसके अंदर डाल दे।
या एक काम करें इस वाले में डाल दें, आसान रहेगा। तो E1 की वैल्यू कितनी है 210 के, तो 210 के प्लस E2 इक्वल्स टू कितना है बच्चों 300 के। तो E2 इक्वल्स टू कितना आएगा आप तो बता सकते हैं कितना आएगा, 210 उधर गया तो कितना हो जाएगा 90 के। तो क्या आप इसे कंपेयर कर सकते हैं सर, किससे कंपेयर करें बच्चों बताओ। E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KL2, तो क्या आपको बैलेंसिंग लेंथ मिल गई E2 की सेल की। तो बैलेंसिंग लेंथ सेल E2 की बच्चों बोलो क्या मिली 90 सेंटीमीटर मिल गई। तो 2 क्वेश्चन तो हो गए, ये हमारा आंसर हो गया पहले का। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है रेशो ऑफ E1 एंड E2। तो E1 और E2 का रेशो तो कोई भी निकाल सकता है बच्चों बताओ। E1 कितना है, तो E1 जो है वो है 210 के। E2 कितना है, तो E2 इसको थोड़ा सा उधर लिख देता हूँ, घचड़ पचड़ हो रहा है। E2 कितना है 90 के, तो 90 के। K से K कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और क्या ये 3 से कैंसिल हो सकता है, जवाब है हाँ। तो 3 7 जा और 3 3 जा 9। तो E1 और E2 का रेशो भी निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया, बहुत ही आसान है, थ्योरी समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। लिख लीजिए ऐसे बच्चों।